सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का फिनिश किया था, सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो एटम्स जो थे वो पहले से ही बहुत स्टडी चल रही थी एटम्स के ऊपर, लेकिन और जो फंडामेंटल यूनिट जो निकल कर आई थी एटम की, वो ये निकल कर आई थी कि एटम्स जो होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी मैटर की। सो एटम्स आर दी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। और इसी के बेसिस के ऊपर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी निकल कर आई थी जो कि जॉन डेल्टन ने प्रपोज करी थी। और उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हमने उस समय देखे थे। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कुछ साइंटिस्ट ने उन ड्रॉबैक्स को रिमूव किया और अपने अपने नए नए मॉडल्स दिए एटॉमिक कंसेप्ट के ऊपर, कि एटम का जो बेसिक मॉलिक्यूल होता है या फिर कोई भी एटम है वो किस तरीके से दिखता है, उसके ऊपर भी कई साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स दिए थे। तो जॉन डेल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी पर अपना कोई मॉडल दिया था, साइंटिफिक मॉडल। तो जो एटम्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है सम एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये जो डाल्टन ने जो कंसेप्ट दिया था उसके बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट सा कंसेप्ट है ये, कि जो डाल्टन ने कंसेप्ट दिया था वो दिया था कि एटम्स आर अनब्रेकेबल पार्टिकल। लेकिन जब इस फर्दर स्टडी हुई तो पता चला कि जो एटम्स हैं वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़े जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो डाल्टन की थ्योरी से बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट था। तो ये तो हो गया थोड़ा बेसिक एटम के ऊपर, कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ओके, सो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, थोड़ा बहुत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी देखेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन है क्या और इसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई। सो माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हुई थी तो माइकल फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी। सो कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए इलेक्ट्रोड्स पर, जिन्होंने रिजल्ट किया कि जो मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन हुई ना इलेक्ट्रोड पर, तो उससे कुछ डिपोजिशन हुआ मैटर का इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और मैं उन्हें किसी, ये लिक्विड है मेरे पास, मैंने उनमें डाल रखा है, ये लिक्विड जो था मेरा इलेक्ट्रोलाइट था, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोलाइट और ये दोनों हो गए मेरे इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब हाई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास करी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इलेक्ट्रिसिटी को तो आप जानते हैं इस तरीके से हम शो कर देते हैं, ये वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करी मैंने, सो आई ही फाउंडेड, माइकल फेराडे ने क्या फाउंड किया कि इनके ऊपर कुछ लेयर जम गई है, सम लेयर वाज डिपॉजिटेड ऑन दीज इलेक्ट्रोड्स। ओके, सो इन लेयर को वो स्टडी करना चाहता था कि ये किस चीज़ की लेयर है और यहाँ पर जो है क्या चीज़ जमा हो रही है। सो उसके लिए उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में सेम बेसिक तो यही था कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन उसका जो कंसेप्ट था थोड़ा, उसका कुछ जो एपेरेटस यूज थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। उसमें उसने क्या किया, एक कैथोड रे ट्यूब बनाई। अब ये कैथोड रे ट्यूब है क्या, ये अभी हम देखेंगे। वैसे इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, मैं लिख देता हूँ हेडिंग में, ट्यूब्स। ठीक है, सो उसने कैथोड रे ट्यूब बनाई। वो ट्यूब थी किसी ग्लास की, जिसके अंदर 2 थिन पीसीज ऑफ मेटल थे जिन्हों में इलेक्ट्रोड कह रहे थे। जैसे हमने ऊपर देखा तो ऊपर क्या था, एक एक बीकर था जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट भरा था, और वहीं पे 2 मेटल प्लेट थी, जो इलेक्ट्रोड थे मेटल प्लेट के बने हुए थे। मेटल प्लेट इस समय कोई सी भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो इसी तरीके से उसने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब बनाई। और वो जो ग्लास ट्यूब थी वो कुछ इस तरीके की दिख रही थी। इट वॉज लुकिंग लाइक दिस, कैप्सूल के शेप की वो ग्लास ट्यूब दिख रही थी। ये तो अभी मैंने फर्दर ऐसे ही बना दिया है, इसके अंदर में अभी हम कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके की ग्लास ट्यूब थी।
और 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल थे यहाँ पे, इस तरीके से। जेम्स का क्वेश्चन आया, सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन। सो जेम्स, आपको पूछना क्या है, आप वो भी मेंशन कर दिया कीजिए, किस चीज़ के बारे में आपको पूछना है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल जो ग्लास ट्यूब थी वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड इस तरीके से मेटल के प्लेस कर दिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने इनके बीच में द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज वुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे हाई प्रेशर लगाया, सॉरी हाई वोल्टेज यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। हाँ, तो मैं वही समझा रहा हूँ, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही मैं समझा रहा हूँ जेम्स आपको। सो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड इस तरीके से प्लेस किए, उनको वायर से कनेक्ट करके हाई वोल्टेज पास कर दिया इस तरीके से। और वो बोल रहे हैं कि अंदर जो है लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर होना चाहिए यानी कि जो अंदर की जो गैसेज हैं वो बाहर बहुत तेज़ी से वैक्यूम आउट होनी चाहिए, है ना। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को सक आउट करता हूँ, सक करता हूँ, जैसे फ्रूटी मान लो मैं पी रहा हूँ स्ट्रॉ से, तो उसके अंदर मैं हाई प्रेशर मतलब प्रेशर जो जो है अंदर वो कम क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि जो है जो लिक्विड है मेरा वो बाहर आ सके इस तरीके से। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसलिए एक वैक्यूम क्रिएट किया इस तरीके से। मैं इसे ढंग से ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम पंप डाल के। इसका बस यही मतलब है ताकि मैं अंदर लो प्रेशर जनरेट कर सकूं, ठीक है। फिर द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो जितना मैं यहाँ से वैक्यूम बनाकर सक करता रहूँगा इसकी एयर को, उतना ही मैं यहाँ पे प्रेशर को वेरी करा सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है। और जब मैंने सफिशिएंट अमाउंट में हाई वोल्टेज भी दे दिया इसको, सफिशिएंट अमाउंट में प्रेशर भी जनरेट कर दिया, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो रही थी तो यहाँ से कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकलती हैं। लेट्स से ये मेरा है कैथोड, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो है मेरा यहाँ पे कैथोड। कैथोड होता है मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये वाला है मेरा एनोड जो कि है मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होगी। ये अभी यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव कैथोड को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे वो पास होगी। और इस तरीके से ये जो नेगेटिव है यहाँ, और अगर ये यहाँ पॉजिटिव है तो इस तरीके से वो इसे अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से, है ना। तो इस वजह से एक एनोड हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और जो कैथोड हमने लिया वो नेगेटिव लिया। तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स थी जो ट्यूब से निकली नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, जो गई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक। इस तरीके से कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जा रही थी। अब बेसिकली हो क्या रहा था, जब हमने यहाँ पे चार्ज पास किया था तो जो ये कैथोड रे से जो नेगेटिव आयंस थे इस तरीके से, वो निकल निकल कर जा रहे थे एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड है अपना पॉजिटिव और कैथोड है नेगेटिव। तो लाइक मतलब जो भी अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे एनोड की तरफ। तो ये बेसिकली क्या बना रहे थे, एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स बना रहे थे जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से जा रही थी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और इसी को ही हमने बोला था कैथोड रे पार्टिकल्स। ये जो जाए हैं, ये जो चीज़ें हैं, यही है कैथोड रे पार्टिकल्स। मैं इसको और एक और बार रिपीट कर देता हूँ। सो मेरे पास सबसे पहले थी कैथोड रे ट्यूब, जो कि मैंने ये बना दी है। जो ट्यूब है ना, ये बाहर से एक ग्लास की है, ये जो ट्यूब है, ठीक है। अब उस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या हो रहा था, 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके बीच में डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स हो गए और इनके बीच में डिस्चार्ज हो रहा है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, गैस भरी हुई है, और जिसको हमने वैक्यूम जनरेट करके यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, ओके। फिर मैंने क्या किया कि इसका जो गैसेस का जो अंदर प्रेशर है वो हम वेरी भी करा सकते हैं। वेरी किस तरीके से, अगर मैंने मान लो ज़्यादा सक आउट कर दिया तो अंदर उस हिसाब से कम प्रेशर बन जाएगा, अगर कम सक आउट किया तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस वजह से मैं प्रेशर को भी यहाँ पे वेरी कर रहा था। फिर मैंने जब यहाँ पे हाई वोल्टेज भी डाली तो उससे क्या हुआ
जो एक कैथोड रे है इससे कुछ पार्टिकल्स निकले, और वो पार्टिकल जब निकले वो जाके सीधे एनोड पर टकराए, और इसको ही हमने बोल दिया कैथोड रेज। और यही जो था वो था एक्सपेरिमेंट जो माइकल फेराडे ने किया था। अब हम देखते हैं कि उसने कैसे पता लगाया कि यहाँ पे रे जा रही है, उसको कैसे दिखा, उसने किस तरीके से नोटिस किया, वो भी हम देखते हैं। पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो स्टूडेंट्स लेट है उनके लिए मैं अभी एक क्विक रिकैप बता देता हूँ 1 मिनट में। ओके, तो पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे लिख लो अपने हिसाब से। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा है कि बस माइकल फेराडे ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करी थी। तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रोड्स थे हमारे पास जिनसे डिसिपिएट हो रहा था मटेरियल। तो उसने नोटिस किया कि कुछ लिबरेशन हो रहा है और डिपोजिशन हो रहा है। लिबरेशन यानी कि एक साइड से तो मैटर निकल रहा है और दूसरी साइड पे मैटर इकट्ठा हो रहा है, इस तरीके से उसने नोटिस किया था। और फिर हमने पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों के बने होते हैं। और जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी उसके बिल्कुल डिफरेंट चीज कंडक्ट हो रही थी, कि जो अपने पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका जो कंसेप्ट था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। तो जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले अपने एक साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर एक अपना मॉडल दिया था या फिर एटॉमिक थ्योरी दी थी। और एटम्स क्या हैं, अपने फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैं, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से मतलब क्लास 9 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उसने किस तरीके से पता लगाया कि ये पार्टिकल्स जो है दिख रहे हैं, मतलब एक्चुअली में ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन उसने किस तरीके से पता लगाया कि यहाँ पे पार्टिकल्स हैं भी और वो इस तरीके से कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, सो द फ्लो ऑफ करंट जो था कैथोड से एनोड की तरफ था, इसको उसने चेक करने के लिए क्या किया, लेट्स से कि ये मेरी ट्यूब है यहाँ पे, इस तरीके से थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, ये मेरे पास वैक्यूम कंडक्ट हो रहा है, ये मेरे पास यहाँ पे कैथोड था इस तरीके से, और ये मेरे पास एनोड था। तो उसने एनोड पे क्या किया, एनोड को छेद 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 करके परफोरेट कर दिया, यानी कि उसने कुछ ऐसा कर दिया एनोड इस तरीके से, है ना। अब आपने देखा होगा ना, अगर मैं इसमें छेद कर दूंगा इस तरीके से तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड की प्लेट थी तो मैंने उसे बीच में से इस तरीके से होल कर करके परफोरेट कर दिया, तो ये मेरे पास परफोरेटेड बन गया इस तरीके से। फिर उसने क्या किया, ये जितने भी रेज आ रही थी अब ये इनके बीच में से जा सकती थी, अट्रैक्ट तो हो रही थी वो एनोड की तरफ। ये मेरा हो गया एनोड, ये हो गया मेरा कैथोड। तो ये जितनी भी रेस थी अब ये बीच में से निकल सकती थी, तो उसने क्या लगाया, यहाँ पे एक लेयर लगा दी जिंक सल्फाइड की। अब इस लेयर के खास बात ये थी कि जब भी इससे पार्टिकल्स टकरा रहे थे ना तो वो ग्लो कर रहे थे, चमक दे रहे थे। तो उसे पता लग रहा था कि कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो उधर वाली तरफ से आ रहे हैं और इधर टकरा रहे हैं जिंक सल्फाइड की लेयर पर। ठीक है, तो वही सेम बाकी चीज़ तो आप ड्रॉ कर लो वैसे इस तरीके से अपने पास हाई वोल्टेज है इस तरीके। सो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि जो जिंक सल्फाइड की लेयर है वो क्या करती है, ग्लो करती है। ये यहाँ पे थ्योरी भी लिखी हुई है, इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो जैसे कि जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा था कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा था, जिसको उन्होंने चेक किया एक होल मेक करके एनोड पे। और उन्होंने क्या किया कि जो ट्यूब है ना पीछे, ये जो मैंने जैसे शो किया है, दिस इज द ग्लास ट्यूब, उन्होंने इस ग्लास ट्यूब पे क्या कर दी थी, कोटिंग कर दी थी जिंक सल्फाइड मटेरियल की, जो कि फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल वो होते हैं जो जिन पे अगर कोई पार्टिकल टकराता है तो वो मतलब करते हैं, चमकते हैं, चमक मारते हैं, ग्लो करते हैं। तो परफोरेटेड मटेरियल्स वो होते हैं। ठीक है, तो जब ये रेज पास हो एनोड से पास होकर निकली और वो जिंक सल्फाइड पर जब वो जाके स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट फॉर्म हो रहा था, और इसी को ही माइकल फेराडे ने स्टडी किया और उसको नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब हम ये जो हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा इससे जो रिजल्ट आए उनकी भी स्टडी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो कि ये जो चीज़ हमने पढ़ी इसके कुछ रिजल्ट्स भी निकले थे। सो व्हाट वर दोज रिजल्ट। सो सबसे पहला रिजल्ट ये था कि जो कैथोड रेज होती हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रेज या फिर कैथोड रेज, जो भी हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, दीज रेज देमसेल्स आर नॉट विजिबल
बट देयर बिहेवियर, मतलब ये रेज जो है दिखती तो है नहीं हमें, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो उसे हम ऑब्जर्व अभी हमने किया था एक फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगाकर, ताकि जिससे वो हिट करे तो उसे वो ग्लो कर दे। ठीक है, आपने टीवी देखा होगा जैसे, तो टीवी में भी क्या होता है, टीवी आपको किस तरीके से चमकता है, टीवी में भी जो रेज होती हैं वो कैथोड रे होती हैं। तो जब वो ग्लास जो होता है टीवी का उस पर जाकर स्ट्राइक करती हैं, तो वो वहाँ पे एक फोस्फोरेंट मटेरियल लगा होता है जिसपे फोस्फोरेंट प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। इसी वजह से टेलीविजन स्क्रीन भी वर्क करती है, और टेलीविजन की स्क्रीन को भी कोट किया जाता है एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से। तो इसका एक ग्रेट एग्जांपल है टीवी स्क्रीन। ठीक है, और इसका जो हमने तीसरी चीज़ देखी थी वो थी कि अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड ना लगाऊं तो ये लाइंस एज इट इज़ पास कर रही थी। यानी कि अगर मैं देखूं कि मैंने यहाँ पे अभी हाई वोल्टेज पास किया था, इसकी डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन सही, ऊपर वाले में मैंने, अरे यार ये जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, सॉरी, मतलब इधर वाली साइड है माइनस, इधर वाली साइड है प्लस, इस तरीके से जैसे मैंने नीचे डायरेक्शन शो करी है, हाई वोल्टेज इस तरीके से। तो ये बोला गया था कि अगर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ना लगाऊं ना, यानी कि इन रेज को बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन ना दूं, तो ये एज इट इज रेज स्ट्रेट लाइन में पास हो रही थी जिस तरीके से अभी आपको शो हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा देता हूँ तो इन कैथोड रेज का जो बिहेवियर था वो चेंज हो रहा था, है ना। तो ये चीज निकल कर आई थी एक सामने, ये मैंने यहाँ पे भी नोट डाउन कर रखी है कि इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अगर अगर सच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा था, और बिल्कुल वो बिहेवियर इस तरीके से था कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, और इसी वजह से इनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोला गया जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से बिहेवियर उस पार्टिकल कैसा था, एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे हम ऑब्वियसली। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कैथोड रे का जो बिहेवियर होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कांस्टेंट रहती है कि चाहे हम इलेक्ट्रोड का मटेरियल कोई सा भी ले लें, नेचर ऑफ गैस कैन बी एनीथिंग। ओके, सो अभी हम एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ओके, डायग्राम थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसमें एनसीईआरटी में अगर आपने देखा हो तो डायग्राम में एक मिस्टेक भी है, वो भी अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे था मेरे ये कैथोड रे की प्लेट, और ये है मेरी एनोड रे की प्लेट जहाँ पे मैंने बीच में कर रखा है छेद। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रे पास हुई बीच में इस तरीके से निकली, तो जब वो इस तरीके से निकल कर जा रही थी तो जो ये ट्यूब है लेट से मैंने से इस तरीके से कर दिया, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, सर व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जेम्स का क्वेश्चन है। तो जेम्स वो अभी हम देखने वाले हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो वो प्रॉपर्टी जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लगाकर देखते हैं, तो वही अभी हम लगाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ऊपर से जो है पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है, नीचे से नेगेटिवली चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दी। अब अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव है चीज, अगर यहाँ से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यानी कि इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए वो, है ना। और अगर यहाँ पे कोई मेरी फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर इस जगह पे एक ग्लो बनना चाहिए। लेट्स से कि यहाँ पे जो ग्लो आ रहा था उसको मैंने बोल दिया ए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इस तरीके से, मेरे पास एक मैग्नेट है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी। यहाँ पे ले लिया मैंने नॉर्थ, यहाँ पे ले लिया मैंने साउथ। मैं इसको अलग कलर से शो करता हूँ। हाँ, तो ये हो गया मेरा नॉर्थ और ये हो गया मेरा साउथ, इस तरीके से मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं लाइंस, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है तो आप थंब रूल से देखें, तो थंब रूल से जब देखेंगे तो अपना थंब लगाएंगे इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, और जब इसे आप कर्ल्ड करेंगे इस तरीके से तो जो फोर्स लगेगी वो लगेगी ऊपर वाली डायरेक्शन में, है ना। जब ये फोर्स इस तरीके से लगेगी, मान लो ये लाइन जा रही थी मेरी, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मेरा जा रहा था, मैंने अभी एज्यूम किया है कि नेगेटिवली चार्ज है, मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो जा रही थी मेरी इस वाली डायरेक्शन में इस तरीके से। तो जब मैं राइट थंब रूल से देखूंगा तो इस तरीके से वो रिवॉल्व करेगी।
है ना। तो जब वो रिवॉल्व करेगी तो इस पे फोर्स लगेगी ऊपर वाली डायरेक्शन में। ठीक, अब लेट से ये अगर पॉजिटिव पार्टिकल होता मेरा, तो वो फोर्स की डायरेक्शन में चला जाता, यानी कि वो टकराता सिंपल ए पे जाके। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो पार्टिकल टकराया था कहीं इस जगह पे, कहीं लेट से पॉइंट है सी। जब अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल होता, लेट्स से कि ये पॉजिटिव पार्टिकल है इस समय, तो जो पॉजिटिव पार्टिकल होता अगर फोर्स ऊपर लगती तो ऑब्वियसली ये डिफ्लेक्ट हो जाता ऊपर की तरफ और टकराता ए से। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था माइकल फेरेडे ने, वो टकराया था सी पे, यानी ऑब्वियसली डायरेक्शन जब रिवर्स हो गई तो वो पार्टिकल पॉजिटिव नहीं है और वो पार्टिकल है नेगेटिव। तो इस वजह से जो एक्सपेरिमेंट से वो जो पार्टिकल था वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आया था। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों की दोनों रिमूव कर दूं, तो पार्टिकल एज इट इज सीधा पास हो जाएगा और वो टकराएगा कहीं बी पे। तो इस वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो वो पार्टिकल टकराएगा ए पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो पार्टिकल टकराएगा सी पे, और अगर कुछ भी नहीं है तो पार्टिकल एज इट इज पास हो जाएगा और टकराएगा बी पे। तो यही प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का पता लगाया था। मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। चार्ज नेगेटिव आ रहा है मेरे पास, तो नेगेटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो इस वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गया इधर, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है इसलिए वो ऊपर की तरफ खींच लिया उसने। फिर अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ अगर ये है, साउथ अगर यहाँ पे है इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है। और अगर मैं थंब रूल लगाऊंगा तो इस तरीके से फोर्स जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, जैसे मैंने यहाँ शो किया है, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। यानी कि अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल होता तो ये भी ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो जो पार्टिकल था वो टकरा रहा था सी पे, यानी कि डायरेक्शन उल्टी है, यानी फोर्स नीचे की तरफ लगी होगी तभी तो वो इस तरीके से आया होगा, लेकिन फोर्स नीचे की तरफ लगी नहीं, तो यानी कि ऑब्वियसली पार्टिकल नेगेटिव ही होगा। क्योंकि हम जो अभी देख रहे थे वो देख रहे थे पॉजिटिव पार्टिकल के लिए, कि पॉजिटिव पार्टिकल होता और फोर्स ऊपर लगती मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो ए की तरफ भाग जाता। लेकिन फोर्स ऊपर ही लग रही है, लेकिन पार्टिकल अब होना चाहिए नेगेटिव, तभी तो वो नीचे की तरफ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी, तो इसलिए इससे टकराएगा सी पॉइंट पे। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो पार्टिकल इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, यानी कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी रिमूव कर दी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिमूव कर दी, तब वो पार्टिकल इस तरीके से सीधा निकल जाएगा और टकराएगा बी पे। बस यही चीज़ है, इसी से ही हम पता लगा लेते हैं कि पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। ओके, अगर ये न्यूट्रल होता ना तो ये सिंपल ऐसे ही चला जाता और बी पे टकराता। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अपने शब्दों में, इस डायग्राम को भी। वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास अगर एनसीईआरटी होगी तो उसमें पेज नंबर, मैं खोलता हूँ, एक मिनट रुको, पीडीएफ इंटरनेट पे किस नाम से मिलेगी, एनसीईआरटी। इंटरनेट पे जब आप जाओगे ना तो उस पर एनसीईआरटी टाइप करना और एनसीईआरटी की ई बुक पे जाना। एनसीईआरटी की ई बुक पे वहाँ पे आप क्लास सिलेक्ट करके, केमिस्ट्री सिलेक्ट करके केमिस्ट्री पार्ट 1 में जाके गो करना, और फिर जो है आप वहाँ पे बुक खुल रही है, बस पेज नंबर 31 पे जाओ। पेज नंबर 31 पे एक फिगर शो रखी है, फिगर 2.2। उस फिगर में आप देखो, मैं एक मिनट आपको शो करता हूँ वो फिगर, एक मिनट बस मुझे कुछ समय दो, मैं एनसीईआरटी की साइट पे जा रहा हूँ बस। तो अब आपको स्क्रीन पर एनसीईआरटी की मैंने बुक खोली है वो दिख रही होगी। सो इसमें आप ये वाली चीज़ देखो। अब अगर आप इसमें ये वाली चीज़ देखोगे, इस वाली फिगर को देखो यहाँ पे ध्यान से। इस वाली फिगर में क्या हो रहा है कि मेरे पास सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन इन्होंने पोल्स डिफरेंट कर दिए, ये एनसीईआरटी में मिस्टेक है। ये नॉर्थ आना चाहिए इधर वाली साइड, साउथ आना चाहिए इधर वाली साइड, बस ये डायरेक्शन रिप्लेस हो जाएंगी, बाकी सब एनसीईआरटी में सही है। तो आप इस डायग्राम को एक बार स्टडी कीजिएगा और इसकी थ्योरी को भी एक बार पढ़िएगा, तो आपको चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी, काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखा है इसमें। ओके, तो मैं वापस आता हूँ अपने वन नोट पर जहाँ पे मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो अभी हमने स्टडी कर लिया है, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए,
फिर हम मूव करते हैं न्यू टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना चार्ज टू मास रेशियो। अब जो हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है उसका कुछ चार्ज की वैल्यू भी होगी, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके चार्ज की कुछ वैल्यू जो है वो भी हम निकाल लेंगे इसमें। उसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से भी डिनोट करते हैं। मास क्या है उस चार्ज पार्टिकल का, ये भी देख लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन थे, उन्होंने सबसे पहले मेजर किया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का रेशियो। तो हम देखेंगे किस तरीके से उन्होंने किया। सेम जैसे हमने ये अभी ड्राइंग पढ़ी है, फिगर पढ़ी है, जिस तरीके से ये हुआ है उसी तरीके से उन्होंने किया था। तो जब उन्होंने वो चार्ज निकाला उस तरीके से, अब वो जो उन्होंने, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बट उन्होंने एक वैल्यू दी थी निकाल करके। वो वैल्यू मैं आपको बताता हूँ वो कितनी आई थी। तो पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स डेविएट हुए और ट्यूब पॉइंट ए पर टकरा गए। सिमिलरली जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो पॉइंट डेविएट हुए, इलेक्ट्रॉन डेविएट हुए और पॉइंट सी पर टकरा गए। लेकिन अगर हमने दोनों को बैलेंस करते हुए एक जगह पे स्ट्रेंथ से मारा तो वो पॉइंट बी पर जाकर टकरा गए। ये कुछ उन्होंने रीजनिंग दी थी। फिर उन्होंने जो मास इलेक्ट्रॉन के चार्ज का अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू बताई थी वो बताई थी 1.758 ये इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और मास की यूनिट केजी होती है। तो ये उन्होंने वैल्यू दी थी चार्ज अपॉन मास की। इसको आपको याद रखना है। इसे आप 1.76 इंटू 10⁻11 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या किया था कि कुछ प्रॉपर्टी आर्ग्यू करी थी कि ये जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ना नेगेटिवली चार्ज वाले की, उस प्रॉपर्टी के बारे में उसने देखा था। वो भी हम देखते हैं, पहले आप ये वैल्यू नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला था कि ये जो वैल्यू आई है ना चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड की, तो ये ज़्यादा होगी अगर इस पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है वो ज़्यादा होंगी। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होंगी तो जो ऑब्वियसली जो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया था। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला था कि जो मास ऑफ द पार्टिकल है वो इतना हल्का होगा जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। यानी कि अगर मास ऑफ पार्टिकल अपना हल्का होगा तो ऑब्वियसली उसे हवा में उड़ाना आसान है। अगर मेरे पास फेदर है तो मैं उसे आराम से स्लोली हवा में फेंक सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा बॉल है तो मैं उसे आराम से फेंक नहीं सकता। तो जितना मेरे पास मास हल्का होगा उतना ही उसे डिफ्लेक्ट करना आसान होगा। अगर मेरे पास फेदर है तो मैं उसे हवा से इजीली डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास बॉल है तो मैं उसे हवा से इजीली डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। यही बात उन्होंने उन्होंने बताई थी। और द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वोल्टेज। ऑब्वियसली जो हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे इस तरीके से, तो अगर वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो डिफ्लेक्शन है ना इलेक्ट्रॉन का उसके ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल पाथ था ये बी पर जब टकरा रहा था, लेकिन वो डिफ्लेक्ट होकर टकराने लगा ए पर या फिर सी पर। वैसे मीटिंग का टाइम कम है, अगर मीटिंग ओवर हो जाए आप रिजॉइन कर लीजिएगा। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो ओरिजिनल पाथ तो था ये वाला, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो जितना ज़्यादा ये वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सो ये बेसिकली, सो फिर अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चीज़ पर कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाय मास का हमारे पास रेशियो आ गया था। ठीक है, तो वो रेशियो हमारे पास कुछ इस ये आया था 1 पॉइंट, सॉरी तो हमारे पास जो रेशियो आया था वो ये आया था 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो अब हम देखते हैं कि इससे हमने इलेक्ट्रॉन का ये जो चार्ज है किस तरीके से निकाला था, या फिर हम बोले कि मास किस तरीके से निकाला था। सो हमारे पास ये एक नए साइंटिस्ट निकल कर आए थे, R.M. मिलिकन। तो इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी मदद से इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया था। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन्होंने निकाला था वो ये निकाला था कि माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये माइनस साइन क्यों यूज़ किया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस वजह से माइनस साइन यूज हुआ है। और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट कर कराई थी, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो अब देख लेते हैं कि इसका मास किस तरीके से है, वो भी हम पता लगा लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बाय मास जो है उसका रेशियो आया था 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है,
तो अब यहाँ से अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आ गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो हमारे पास मास भी आ जाएगा। तो मास किस तरीके से आएगा, मैं इस वैल्यू में इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुट कर देता हूँ, मास इजीली आ जाएगा। तो मेरे पास मास की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब अपॉन, नीचे आ जाएगा मेरे पास 1.7588, मतलब कुछ इस तरीके से आता है निकल के, इंटू 10⁻11, और ये हो जाएगा मेरे पास कूलम पर केजी। ठीक है। अब आप ये लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में तो माइनस साइन है। तो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो जो माइनस साइन है वो बस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन उसका रियल में जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁹। नेगेटिव एंटिटी बस ये शो कर रही है कि सर बस वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने मास कैलकुलेट किया तो मैं कैलकुलेटर से लिखता हूँ अभी, वो आएगा मेरा 9.1094 इंटू 10⁻31। तो ये मेरे पास अभी कैलकुलेटर उपलब्ध नहीं है, तो मैंने बुक से देखकर आपको लिख दिया है 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। तो ये मास आता है, ये बेसिकली मास आप याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में मास गिवन नहीं रहता। तो आपको जो दो चीजें अभी तक आपको याद रखनी है वो ये है कि एक तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है, और अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है। ये जो भी हमने पढ़ा ना, बस आप याद रख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ ऐसा। एक्सपेरिमेंट कहीं पूछते नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे। ओके। और ये कहीं एक्सपेरिमेंट पूछा नहीं जाता। सो अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज देख लिया कितना होता है, मास देख लिया कितना होता है। अब थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो थे एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सो जिस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए कैथोड रेज या फिर कैथोड ट्यूब का यूज़ किया था, या है ना, और मैं जो वहाँ से रेज निकल रही थी उन्हें बोल रहा था कैथोड रेज। तो इस तरीके से ही जब प्रोटॉन्स में से हम रेज इस तरीके की पास करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोटॉन्स के लिए कैनाल रेज। सो वो जो कैनाल रेज होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी करती हैं। जो मैंने पॉजिटिव लिखा है ना, ये सब मेरी साइन कन्वेंशन है, ये कहीं लीगल साइन कन्वेंशन नहीं है। तो ये पॉजिटिवली इस तरीके से लिखो आप कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कैरी करती हैं अपने पास। बस यही है इस चीज़ में प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में कि वो कैनाल रेज होती हैं, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देखते हैं नीचे। सो अब अगर मैं देखूं इनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से हैं, तो अभी जैसे हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज होती हैं वो बिल्कुल भी मास और इंडिपेंडेंट होती हैं चार्ज पार्टिकल के। उनको मतलब नहीं होता कि जो अपने पास ट्यूब है उसके अंदर कौन सी गैस भरी है, उससे भी कुछ मतलब नहीं होता। और लेकिन जो कैथोड रेज होती हैं, जो पॉजिटिव रेज होती हैं, वो डिपेंडेंट होती हैं कि नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब, कि उस कैथोड रे ट्यूब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, इसके ऊपर कैथोड रे डिपेंड करती हैं, है ना, क्योंकि ये सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस है। और गैस के अंदर भी जो प्रेजेंट है, अब अपने पास अगर ये ट्यूब है जिसके अंदर अंदर हम प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर ये जो गैस हो गई ना, सो ये वाली जो गैस होगी ये सिंपली पॉजिटिवली चार्ज आयंस की होगी। तो इसके लिए इस चीज पर वो डिपेंड करते हैं। और ये जो होता है ना चार्ज टू मास रेशियो इन पार्टिकल्स का, वो भी सेम ही आएगा, लेकिन बस वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि वो किस गैस से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो चार्ज पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन्स के लिए तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो रहता है। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर मेरे पास वो ट्यूब है और मैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन के केस में तो इस तरीके से आ रहे थे A B C, और ऐसे ही जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी थी वहाँ पे उस केस में, तो इसी तरीके से जब वो चार्ज पार्टिकल की जो रे है वो नेगेटिव ना हो करके पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में तीनों वैल्यूज आपस में रिप्लेस हो जाती हैं, यानी C यहाँ पहुँच जाएगा, B यहाँ पहुँच जाएगा, A यहाँ पहुँच जाएगा। तो सेम वही फोर्थ पॉइंट बता रहा है। तो ये सिंपल बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं अपने कॉन्शियस माइंड में। अब आपने एक चीज देखी होगी कि हमने जो है जो आर ए मिलिकन ड्रॉप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में नहीं पढ़ा।
बुक्स तो ये कैसे कह देती हैं कि जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को इसी क्लास में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये किस तरीके से आया था। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, ये बिल्कुल नई चीज़ है और होप्स तो आपको पसंद आएगी। तो आज की क्लास के लिए तो हम बस इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोटॉन जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसकी भी हमने स्टडी कर ली। एक और थोड़ी बहुत चीज़ जो न्यूट्रॉन के बारे में बता देते हैं चलिए, कि चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, चैडविक, CHADWIC के। तो चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि हमारे पास एक थिन शीट थी बेरिलियम की, ये मेरे पास बेरिलियम है, तो ये जो बेरिलियम की शीट है इस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बॉम्बार्ड किए थे, मतलब बॉम्बार्ड मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो है इस पर टकराए थे। तो इस तरीके से फिर जो पार्टिकल्स ओरिजिनेट हुए थे ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स, उनका जो मास था ना वो बस हल्का सा ही ज़्यादा था प्रोटॉन से जो एमिट हुए थे, और उनको बोला गया था न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन्स का आविष्कार, मतलब आविष्कार तो पहले हो चुका था, बस ये पता लगाया था कि न्यूट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब जो है हमने थोड़ा बहुत फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में देख लिया, और ये भी बता दिया कि जो न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है ना वो प्रोटॉन से बहुत हल्का सा ही अधिक होता है, वरना दोनों के मास जो है सिमिलर ही हैं लगभग लगभग, है ना। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में भी देखेंगे, जिसमें हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम देख लेंगे, रदरफोर्ड का भी मॉडल देख लेंगे, और कौन से हैं, बस यही हैं, थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स देख लेंगे इन सब के, और फिर हम जो है सीधा जंप मारेंगे बोर मॉडल ऑफ एटम पर। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, आज की क्लास के लिए इतना ही।